तो आज हम सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर पार्टिकल्स ए बी सी एंड डी हैविंग masses m 2m 3m and 4m respectively are placed in order at the corners of a square of side A. Locate the center of mass. center of mass SUM क्या है? तो सेंटर ऑफ मास है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है ना, यस स्क्वायर है। आप जानते हो स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है? इक्वल होते हैं, चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है। तो ये स्क्वायर है, देखने में नहीं लग रही होगी बट इसको स्क्वायर ही बनाइए, स्क्वायर ही है, मतलब इसका चारों साइड का लेंथ क्या होगा? इक्वल है। तो इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर मास प्लेस्ड है और ऑर्डर में प्लेस्ड है। ऑर्डर में प्लेस्ड है मतलब यहाँ पर m है तो यहाँ पर 2m होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर m कर दीजिए और यहाँ पर 3m कर दीजिए, नहीं, यहाँ पर m है तो यहाँ पर 2m होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 3m होगा, और यहाँ पर क्या होगा? तो 4m होगा। इसी का मतलब है कि ऑर्डर में प्रेजेंट है। यदि यहाँ पर m है तो आप यहाँ पर 2m ले सकते हैं, यहाँ पर 3m ले सकते हैं, यहाँ पर 4m ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पर m, यहाँ पर 3m, यहाँ पर 2m और यहाँ 4m, इस तरह से नहीं, ऑर्डर में लेना है। m 2m चलिए, या m 2m 3m 4m, m 2m 3m 4m, ऐसे ऑर्डर में चलना है। तो इस तरह से मासेज रखी हुई है। चलो इस तरह से ये मासेज रखी हुई है, ये है मासेज कर रहा है। इनका आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे ना, तो इसको मान लेते हैं हम वाई एक्सिस और इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं ऑरिजिन ओ। ओके, इनको आप मान लीजिए वाई एक्सिस और इनको आप मान लीजिए एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस और ये है ऑरिजिन ओ। तो सबसे पहले हम एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो लिखेंगे एक्ससीएम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2, इसी तरह से करते करते क्या लिखेंगे? m4 x4। ओके, अपन में टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ओके, अच्छा एक्सएम m1 का वैल्यू दिया है क्या? यस। अच्छा यहाँ पर पूरा लिख ही देते, चार ही तो मास है। m3 x3 प्लस का साइन, ये बीच में प्लस का साइन है भाई, थोड़ा देख लेना, ध्यान देना, क्या पता है कभी ध्यान से हट गया तो गब हो जाएगी ना। तो प्लस m4 x4। ओके, m1 का वैल्यू दिया हुआ है, मान लो ये मास 1 है, 2 है, 3 है और ये मास 4 है। ओके, तो m1 का मास कितना है? तो m है। अच्छा x1 क्या है? तो हमने बताया था आपको, x कोऑर्डिनेट ऑफ मास m1 जो कितना है? तो m1 तक, क्योंकि m1 क्या है? ऑरिजिन पर ही प्रेजेंट है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इंटू 0 कर दीजिए। s कोऑर्डिनेट मतलब इस मास m1 का ऑरिजिन से x एक्सिस पर डिस्टेंस, इस मास m1 का ऑरिजिन से x एक्सिस पर डिस्टेंस, क्योंकि ये मास m1 ऑरिजिन पर ही प्रेजेंट है, इसलिए इसका x डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस m2, इसको हमने m2 मान लिया, इसको m3, इसको m4। m2 कितना है? तो 2m है, तो 2m कर दीजिए, इंटू x2। x2 कितना हो जाएगा? तो ऑरिजिन से m2 का डिस्टेंस, x2 मतलब ऑरिजिन से m2 का डिस्टेंस ऑन x एक्सिस, x2 मतलब ऑरिजिन से m2 का डिस्टेंस ऑन x एक्सिस, जो कितना है? तो अच्छा इस साइड का लेंथ कितना है? तो a है, तो a हो जाएगा, प्लस m3, m3 कितना है? 3m इंटू x3 कितना आएगा? तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहाँ पाएगी? यहाँ पर गिरेगी, मतलब इसका x3 कितना होने वाली है? तो a होने वाली है, प्लस m4 कितना है? 4m है, इंटू x4, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए x एक्सिस पर, तो ऑरिजिन पा के गिर रही है, मतलब m4 का x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अपन में टोटल मास जोड़ दो, टोटल मास है m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। इस तरह से ये तो 0 हो जाएंगे ना, ये 0, ये हो जाएगा 2m a प्लस ये हो जाएगा 3m a, ये तो 0 हो जाएगा, 4m इंटू 0 0, और नीचे में 5 5 10 10m। इस तरह से ये हो जाएगा 5m a अपॉन में 10m। देखो m से m गया,
5 से 10 2 बार में गया, इस तरह से ये कितना मिल गया, ए अपॉन में 2। एक्स सी एम कितना मिल गई, ए अपॉन में 2। इस तरह से तुम वाई सी एम कैलकुलेट करोगे ना, वाई सी एम फाइंड करें, वाई सी एम तो फॉर्मूला वही होगा, देखो m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो फॉर्मूला तो वही होगा, फॉर्मूला तुम लिख लेना, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगी, m1 का मास m1 इंटू y1 y कोऑर्डिनेट ऑफ मास m1, क्योंकि m1 कोऑर्डिनेट m1 ऑरिजिन पर नहीं प्रेजेंट है, तो इनका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट सारे जीरो होंगे, तो जीरो कर दीजिए, प्लस m2 2m इंटू y2 मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ मास m2, y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस पर इस m2 का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, क्योंकि आप क्या करेंगे, जैसे इस 3m का x कोऑर्डिनेट निकालना था तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था 2m पर, ठीक है। इसी तरह से इस 2m का y कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऑरिजिन पाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ऑरिजिन पाएंगे, मतलब इनका y कोऑर्डिनेट जीरो होने वाली है। यहाँ पर कुछ आती तब ना कुछ y कोऑर्डिनेट होता, इसको पीछे लेकर आओगे तो ऑरिजिन पर ही आ रही है, तो m2 का भी y कोऑर्डिनेट जीरो होने वाली है, प्लस m3 कितना है 3m इंटू m3 का y कोऑर्डिनेट, देखो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करो 3m से, कहाँ पर आकर गिर रही है, यहाँ पर गिर रही है, और यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस a है, ये लिख दीजिए साइड लेंथ, प्लस m4 कितना है 4m इंटू इनका y कोऑर्डिनेट, तो a होगा ही a अपॉन में टोटल मास अभी हमने काउंट किया 10m। अच्छा ये भी जीरो तो बचा कितना 3ma प्लस 4ma अपॉन में 10m, तो ये हो जाएगा 7ma अपॉन में 10m, m से m गया, और इस तरह से आगे कितना 7a अपॉन में 10, क्या आ गया YCM, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा ना, यहाँ पर लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या होगी, वो होगी a अपॉन में 2 कॉमा 7a अपॉन में 10। जेड कोऑर्डिनेट होगी नहीं क्योंकि 2D में है, स्क्वायर तो 2D में है, 3D में होता तब ना जेड कोऑर्डिनेट आता, इसलिए हमने जेड कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं किया। तो कोऑर्डिनेट कितना होगा a अपॉन में 2 कॉमा 7 अपॉन में 10। अच्छा a अपॉन में 2 क्या है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, 7a अपॉन में 10 क्या है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और z कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं क्योंकि ये स्क्वायर है 2D में है, तो x और y कोऑर्डिनेट होंगे, 3D में होता तब जाकर y कोऑर्डिनेट आता है। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है a/2 कॉमा 7a/10। ये क्वेश्चन बोल रहा है टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स AB एंड CD each of length L are jointed to form a T-shaped frame as shown in the figure. Locate the center of mass of the frame. कह रहा है कि दो रॉड्स है, एक रॉड है AB, ये वाला रॉड है AB और एक रॉड है CD, दोनों रॉड आइडेंटिकल है, मतलब सेम मास है, सेम लेंथ है, ओके, और यूनिफॉर्म है, दोनों रॉड क्या है यूनिफॉर्म है। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी यदि बॉडी यूनिफॉर्म है ना, तो उनका सेंटर ऑफ मास ठीक उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर प्रेजेंट होता है, मतलब उस बॉडी के ठीक सेंटर पर प्रेजेंट होता है। तो AB रॉड क्या है, एक यूनिफॉर्म है जिसकी लेंथ L है, ठीक है। तो AB रॉड क्या है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बॉडी है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी, तो ठीक इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, मतलब ठीक इसके सेंटर पर यहाँ पर होगी। यदि बात करें AB रॉड की, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी, इस यहाँ पर होगी पॉइंट C पर। और बात करें CD रॉड की, ये है CD रॉड, तो CD रॉड भी एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी, तो इनके सेंटर पर होगी। हम मान लेते हैं कि ये वाला सेंटर क्या है, ये वाला पॉइंट है इनका सेंटर, तो AB रॉड का सेंटर ऑफ मास ये रहा, और मान लो ये पॉइंट C है, और CD रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है ना यहाँ पर है पॉइंट O पर,
जो ठीक इस सीडी रॉड के बीचों बीच प्रेजेंट है। ओके, इतना तो क्लियर है। अब जैसे ही तूने सेंटर ऑफ मास एज्यूम किया ना, तो तुम इस पार्ट को भूल जाओ, क्योंकि इस एबी रॉड का सेंटर ऑफ मास तूने शिफ्ट मान लिया, तो समझ लो कि ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है। ठीक है, यही पर जो है वही यही पर है। ओके, उसी तरह से जैसे ही तूने इस सीडी रॉड का सेंटर ऑफ मास एज्यूम कर लिया ना, तो बाकी तो तुम ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट भूल ही जाओ। समझ लो ये नहीं है, ये नहीं है, ये पूरा सिस्टम कैसा हो गया ये, तो इस तरह का कुछ हो गया, इस तरह कुछ हो गया। ठीक है ना, ये है और ये है। ओके, अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये पॉइंट सी मान लो, और ये, अच्छा तुम्हें यहाँ दिखा दो, पता नहीं वहाँ दिखे कि नहीं। पूरा फिगर कैसा हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, समझा, ऐसा हो जाएगा। ये रहा पॉइंट सी और ये रहा पॉइंट ओ। अच्छा, पॉइंट सी और ओ के बीच बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इनफॉर्म रॉड है ना, इस रॉड का लेंथ एल है, तो इनका सेंटर ऑफ मास ठीक इसके सेंटर प्रेजेंट होगा, मतलब इनके और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल अपॉन में 2 हो जाएगा। पूरे रॉड का लेंथ एल है और ये पॉइंट ठीक इसके बीचों बीच प्रेजेंट है, तो ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल अपॉन में 2 हो जाएगी। यस, हो जाएगी ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगी, एल अपॉन में 2। लो, अब आपको इन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालनी है। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है फिगर समझने में प्रॉब्लम करे। सी और ओ के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल अपॉन में 2 है। अब इनका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब इनका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो कहाँ पर होगी, तो देखो दोनों रॉड तो आइडेंटिकल और यूनिफॉर्म है, मतलब जितना मास इसका होगा इस पॉइंट सी का, उतना ही मास इस पॉइंट ओ का होगा। दोनों रॉड आइडेंटिकल और यूनिफॉर्म है, मतलब मास भी सेम और लेंथ भी सेम, तो जितना मास इस पॉइंट सी का होगा ना, उतना ही मास इस पॉइंट ओ का होगा। मतलब इनका जो सेंटर ऑफ मास होगी ना, ठीक इनके बीचों बीच प्रेजेंट होगा ना, यहाँ प्रेजेंट होगा। जितना मास इनका उतना मास इनका, जितना मास सी का उतना मास ओ, उतना ही मास ओ का, तो इनका सेंटर ऑफ मास ठीक बीचों बीच प्रेजेंट होगा ना। यस होगा, ऑफ कोर्स। सर सी के पास नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ओ के पास नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ शिफ्ट होती है जिधर हेवियर मास हो। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ शिफ्ट होती है जिसका मास ज्यादा हो। हम बोल रहे हैं कि सी और ओ का दोनों का मास सेम है, तो शिफ्ट होगी कि हाँ, ना तो सी के पास ना तो ए के पास। सेंटर ऑफ मास तो कहीं शिफ्ट नहीं होगी, ना तो सी के पास ना तो ओ के पास, क्योंकि जितना सी का मास है उतना ही ओ का मास है। जितना पावर सी रखता है उतना ही पावर ओ रखता है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा ही नहीं। ऐसे में क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास एक बीच का रास्ता निकालेगा, भाई बीच में ही बैठ जाता है, तुमसे भी बराबर डिस्टेंस और तुमसे भी बराबर डिस्टेंस, यहाँ से भी बराबर डिस्टेंस, यहाँ से भी बराबर डिस्टेंस, तो दोनों मास सेम है, क्योंकि सी और ओ दोनों का मास सेम है, इसमें सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में ही प्रेजेंट होगी, ना तो ऊपर जाएगी ना तो नीचे जाएगी। ओके, तो बात करें तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो एट डिस्टेंस एल अपॉन में 2। सेंटर ऑफ मास लिख लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम will be present on CD rod। पहले तो CD rod पर प्रेजेंट होगा at a distance L अपॉन में 4। अच्छा, L अपॉन में 4 हो जाएगा ना। C और O के बीच का डिस्टेंस L अपॉन में 2 है, तो C से इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L अपॉन में 4 हो जाएगा, L अपॉन में 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई, C से O का डिस्टेंस L अपॉन में 2 है, तो C से इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका आधा, L अपॉन में 4। तो ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमने लोकेट कर दिया, जो CD रोड पे होगा और L अपॉन 4 डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम पॉइंट C। ये भी लिखना जरूरी है, फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट से L अपॉन 4 डिस्टेंस होगा, सी पॉइंट से L अपॉन 4 डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 पार्टिकल्स ऑफ मास 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg आर प्लेस्ड एट द 3 corners of a right angle triangle of side 3 cm, 4 cm and 5 cm as shown in the figure. Locate the center of mass of the system. सॉरी, मैंने फिगर नहीं बनाया है, बट आपको फिगर में दिखा दे रहा हूं। फिगर छूट गया मेरे से गलती से। तो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला साइड है 3 cm
और ये वाला साइड है 4 cm और ये वाला साइड है 5 cm। यहाँ पर पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो है 0.5 kg वाला, और यहाँ पर है 1.5 kg वाला, अच्छा 1 kg वाला यहाँ पर है 1 kg, और यहाँ पर है 1.5 kg। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है विद द क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करनी है। कह रहा है क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड वर्ड दे रखा है इसने अच्छे से, और कह रहा है कि इसके तीनों कॉर्नर पर कुछ मास प्रेजेंट है जिसका मास दे रखा है उसने। कह रहा है बताइए पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो चलिए फाइंड कर देते हैं, अपने को क्या है फॉर्मूला पता है, फाइंड कर देंगे। अच्छा, तो पहले सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, m1x1 प्लस m2x2। तो एक का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बाकी का नहीं लिखूंगा। m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, तीन ही मास है। तो नीचे में m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, m1 का वैल्यू, अच्छा इसको मान लो आप m1, इसको मान लो m2 और इस मास को मान लो m3। ठीक है, m1 का वैल्यू 0.5 kg, 0.5 kg। ठीक है, x1 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू है क्या होगी, x1 क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ मास m1, अच्छा 1 डिस्टेंस ऑफ मास m1 फ्रॉम ऑरिजिन, क्योंकि m1 ऑरिजिन पर ही प्रेजेंट है तो इनका डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो जाएगा। x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ मास m1 ऑन x एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन, क्योंकि m1 ऑरिजिन पर ही प्रेजेंट है तो x एक्सिस पे इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। प्लस m2 दे रखा है कितना, 1 kg, 1 kg मैं नहीं लिख रहा हूँ, इनटू x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ मास m2 ऑन x एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन, जो कितना है तो 4 सेंटीमीटर है। ये रहा m2, ये रहा ऑरिजिन, तो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। लिखिए 4 सेंटीमीटर, याद रखिएगा मास केजी में है और डिस्टेंस सेंटीमीटर में है। प्लस m3 ये रहा m3, कितना है 1.5 kg है, लीजिए 1.5 kg का रखिए, इनटू x3 क्या है, डिस्टेंस ऑफ मास m3 ऑन x एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन। अच्छा, x एक्सिस का डिस्टेंस जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सीधे एकदम सीधी लाइन से नीचे उतरेंगे। नहीं उतरे, कहाँ तक नीचे उतरेंगे, ऑरिजिन पर पास आएंगे। तो यहाँ से सीधे एकदम नीचे उतरते हैं ना, तो ऑरिजिन पर आता है, मतलब x एक्सिस पर इसका डिस्टेंस 0 होगी। 0 करिए, अपॉन में टोटल मास कितना है, 0.5 kg प्लस 1 kg प्लस 1.5 kg। ये तो टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो ऊपर में बचा कितना, 4 बच गया। ये 0, ये भी 0, ऊपर में 4 बचा। नीचे में कितना हो जाएगा, 2 1 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगी भाई, तो लगभग 1.3 cm के राउंड, यस 1.3 सेंटीमीटर के राउंड आएगी। तो एक cm तो आ गई अपनी। ठीक है भाई, उस तरह से YCM फाइंड कर ले। तो फॉर्मूला वही रहेगा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 कितना है 0.5 kg इंटू y1 इज द पोजिशन ऑफ m1 ऑन y एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन, जो कितना है तो 0 ही होगा, क्योंकि m1 तो ऑरिजिन पर पड़ा हुआ है, इनका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों 0 होगा। प्लस m2 कितना है 1 kg लिखिए, इंटू y2 क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ मास m2 ऑन y एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन। तो क्या करना पड़ेगा, m2 यहाँ पर है और y एक्सिस ये रहा, तो सीधे एकदम सीधी लाइन पर पीछे बढ़िए, y एक्सिस पाइए, कहाँ पर कट कर रहे हैं, ऑरिजिन पर, मतलब 0, y कोऑर्डिनेट 0। प्लस m3 कहाँ है भाई, यहाँ पर है, तो 1.5 तो पहले लिख दीजिए m3 इंटू y3 क्या है, तो पोजिशन ऑफ मास m3 ऑन y एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन। तो m3 ये है, ऑरिजिन ये रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 cm, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। चलिए 3 cm, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, यही फायदा हुआ। अपॉन में टोटल मास नीचे तो 3 होगा ही। देखिए ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, और ये टर्म कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। तो ऊपर में तो होगा 1.5 इंटू 3, नीचे में 3, तो 3 से 3 गया, और ये कितना हो जाएगा 1.5 cm। चलिए मैं इधर ही लिख रहा हूँ, YCM इज इक्वल टू 1.5, यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर, क्योंकि हमने
ये यूनिट चेंज ही नहीं की है, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में छोड़ दिया मैं, सेंटीमीटर है जो भी सेंटीमीटर में छोड़ दिया हूँ मैं, यूनिट चेंज ही नहीं किया हूँ। तो ये भी YCM भी सेंटीमीटर में निकल के आएंगे और XCM भी सेंटीमीटर में निकल के आएंगे। मतलब इनके सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी 1.3 सेंटीमीटर कॉमा 1.5 सेंटीमीटर होगा ना जी। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट, और जेड कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं। तो सोच रहे होगा जेड कोऑर्डिनेट कहाँ गया, तो देखो ये 2D में है तो जेड कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, जेड कोऑर्डिनेट तब आती है जब 3D में आती है। ओके, तो यहाँ तो 2D है तो जेड कोऑर्डिनेट होगा नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1.3 cm मतलब सेंटर ऑफ मास जो है ना, सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्स एक्सिस पर ऑरिजिन से 1.3 सेंटीमीटर पर है। जिसे मान लो हमने मान लिया कि ये है 1.3 सेंटीमीटर, जो सेंटर ऑफ मास है ना उसका पोजीशन ऑरिजिन से एक्स एक्सिस पर 1.3 सेंटीमीटर है, जो हमने मान लिया कि ये है, मान लो ये है। और 1.5 cm क्या बता रहा है, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ये वाई कोऑर्डिनेट। मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है ना ऑन वाई एक्सिस वो ऑरिजिन से 1.5 सेंटीमीटर पर है। तो मान लो ये है, हमने मान लिया, तो बोलना बीचों बीच है ऐसा मत बोलना, हमने मान लिया कि भाई ये है, ठीक है ना, ये है 1.5 सेंटीमीटर पर। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है ना ऑन वाई एक्सिस ऑरिजिन से 1.5 सेंटीमीटर पर है। मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल आप सीधे जाओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ और यहाँ तक आओ, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। यदि ये 1.3 सेंटीमीटर, यदि ये 1.5 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ गए ना। तो ठीक है, आपकी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकल आई 1.3 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ ए लीनियर रॉड ऑफ लेंथ L varies as rho is equal to a plus bx where x is the distance from the left end, ये एंड है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास, कर रहा है कि एक रॉड है, चलिए ये रॉड है, इस रॉड का लेंथ कितना है तो L है, और इस रॉड का डेंसिटी दे रखा है, इसने क्या दे रखा है a प्लस बी एक्स। ये कौन सा डेंसिटी है तो लीनियर मास डेंसिटी है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है इसने। मतलब ये रो क्या है यहाँ पर a प्लस बी एक्स, जहाँ पर x क्या है डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते चले जाती है ना वैसे वैसे मास भी चेंज करते चला जा रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते चले जाएगी वैसे वैसे मास भी चेंज करते चला जाएगा। ये रो बराबर क्या है मास पर यूनिट लेंथ है, मतलब मास लेंथ पर डिपेंड कर रही है, और x क्या है लीनियर डिस्टेंस है फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो जैसे जैसे लेंथ चेंज करेगी ना वैसे वैसे मास भी चेंज करेगा। ये कौन बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है रो इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पर x क्या है डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो यदि ये डिस्टेंस होगा तो मास कुछ और होगी, ये डिस्टेंस होगा तो मास कुछ और होगी, ये डिस्टेंस होगा तो मास कुछ और होगी। मतलब जैसे जैसे रॉड का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ना फ्रॉम लेफ्ट एंड वैसे वैसे मास भी चेंज करती जाएगी। और आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालनी है। तो हमने बताया था ना कि इस तरह के क्वेश्चन का जब सेंटर ऑफ मास निकालना हो ना, जहाँ पर मास वेरी कर रहा है, जहाँ भी मास वेरी कर रहे हैं तो उनका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। तो हम निकालेंगे XCM मतलब सेंटर ऑफ मास, वो निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होगा, तो ये फॉर्मूला होगा ऊपर में क्या होगा समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ XDM, ये इंटीग्रेशन का साइन है थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ XDM अपॉन में टोटल मास मतलब इंटीग्रेशन ऑफ DM। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। XCM बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ XDM अपॉन में टोटल मास मतलब इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए,
अच्छा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो अभी बात है यहाँ पर रखेंगे लिमिट। एक्स तो वैसे छोड़ देंगे। डीएम क्या है, अच्छा, डीएम क्या है, मास ऑफ द एलिमेंट। मान लो हम यहाँ पर एक एलिमेंट एज्यूम करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया, और इस एलिमेंट का जो थिकनेस है ना, हम मान लेते हैं dx है, और मास जो है dm है। और ऐसा ही एलिमेंट से ये पूरा रॉड बना हुआ है, इसी तरह के एलिमेंट से ये पूरा रॉड बना हुआ है, इन्फिनाइट एलिमेंट से ये पूरा रॉड बना हुआ है। ओके, और इस एलिमेंट का थिकनेस dx है और मास dm है। यदि मुझे dm निकालना हो ना, मतलब dm निकालना हो, तो कितना होगा, ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, जो कितना है a प्लस बी एक्स, मास पर यूनिट लेंथ a प्लस बी एक्स इंटू थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट, जो कितना हो जाएगी, dx हो जाएगी। तो हमें dm का मास मिल गई, तो चलिए dm का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। ये होगा a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। नीचे में क्या करेंगे, नीचे भी तो dm का वैल्यू लिखना है ना, जो कितना होगा a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो 0 से l तक। रॉड की लेंथ कितना है, l है, तो 0 से l तक करेंगे, तो कर दीजिए 0 to l, 0 to l। अब देखिए कैलकुलेशन ही है इस क्वेश्चन में, x को अंदर लीजिए। मैं बिल्कुल इजी स्टेप से चल रहा हूँ ताकि आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। मैं लिखूँगा x प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नीचे में क्या हो जाएगा, 0 to l, और ये हो जाएगा a डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स। ओके, अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे सबको, ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। चलिए इंटीग्रेशन कीजिए। तो हम लिखेंगे, मुझे थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा, ऊपर में इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 0 to l, और ये हो जाएगा ए एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 0 to l, बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अपन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी वही चीज़ हो जाएगा 0 to l, और ये हो जाएगा a डी एक्स प्लस 0 to l, और ये हो जाएगा बी एक्स डी एक्स। यहाँ पर a तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पर a और b दोनों कांस्टेंट है, तो a तो निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपन में 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपन में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा a अपन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट जो है वो लगा दीजिए 0 to l, प्लस b तो बाहर निकल जाएगा ना, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपन में 3, तो b अपन में 3 और एक्स क्यूब अंदर में बच जाएगा, एक्स क्यूब लिमिट लगा दीजिए 0 to l। नीचे में भी वही हाल होगा, a बाहर निकल जाएगा, और x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x 0 to l, प्लस b बाहर निकल जाएगा, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपन में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा b अपन में 2, और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, लिमिट 0 to l। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप। तो हमारा लास्ट स्टेप ये था ना, ये वाला इक्वेशन था लास्ट स्टेप। तो चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर में क्या हो जाएगा, अब लिमिट को अंदर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रहा लोअर लिमिट, ये रहा अपर लिमिट। पहले तो तुम कर दो a अपन में 2 जो है वो उसको तो लिख दो, उसके बाद ब्रैकेट दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
अपर लिमिट जब अंदर आती है तो इस x को भगा देगी। अपर लिमिट क्या क्या है यहाँ पर, l है। जब l अंदर आएगी ना तो इस x को भगा देगी और उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगी और उसके पावर को ले लेगा। तो l अंदर आ रहा है अपर लिमिट, तो x को क्या करेगा, भगा देगा, उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा और उसके पावर को ले लेगा। x के पावर कितना है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। नीचे में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट भी यही करेगा, जीरो अंदर आएगा, x को भगा देगा, उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। जीरो का स्क्वायर कितना, जीरो, तो मैं जीरो को छोड़ दे रहा हूँ, एल स्क्वायर ही छोड़ दे रहा हूँ। प्लस का साइन दीजिए, बी अपन में 3 जो है वो लिख दीजिए, ब्रैकेट दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे एल है, अपर लिमिट, जीरो इज द लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पहले अंदर आएगा, तो अपर लिमिट अंदर आएगा तो क्या करेगा, इस x को भगा देगा, उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा। तो अपर लिमिट अंदर आया, उस x को भगा दिया, उसके जगह पर स्वयं बैठ गया, लेकिन इसके पावर को ले लेगा। x का पावर यहाँ पे क्या है, क्यूब है, एल क्यूब कर दीजिए। अच्छा, एल क्यूब। उसके बाद लोअर लिमिट भी अंदर आएगा ना, तो लोअर लिमिट अंदर आएगा तो क्या काम करेगा, वो भी वही काम करेगा जो अपर लिमिट ने किया था। लोअर लिमिट जीरो अंदर आएगा, इस x को भगा देगा, उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा, लेकिन उसके पावर को ले लेगा, x के पावर को। यहाँ ये क्या हो जाएगा, जीरो का क्यूब बराबर जीरो। तो मैं लोअर लिमिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जीरो ही आने वाला है, माइनस जीरो ही होगा। नीचे में ए जो है उसको लिख दो। यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अंदर आएगा, इसको भगा देगा, उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा, पावर 1 है तो कर दीजिए, ब्रैकेट में एल कर दीजिए। जीरो को मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जीरो अंदर आएगा तो जीरो ही होने वाली है, जीरो अंदर आ जाएगा, एक्स को भगाएगा, उसके जगह स्वयं बढ़ जाएगा, तो एल माइनस जीरो बराबर एल ही होगा। प्लस का साइन देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन उसके पहले बी अपन में 2 जो है उसको लिख लीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल अपर लिमिट, जीरो लोअर लिमिट। अपर लिमिट अंदर आएगा तो क्या करेगा, एक्स को भगा देगा, उसके जगह स्वयं बढ़ जाएगा और उसके पावर को ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। लोअर लिमिट वही काम करेगा, अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर। तो अपर लिमिट माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो, तो जीरो में छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए भाई, ये कितना हो जाएगा, ए एल स्क्वायर अपन में 2, ए एल स्क्वायर अपन में 2, ये कितना हो जाएगा, बी एल क्यूब अपन में 3, यही होगा ना। और नीचे में क्या बच जाएगा, ए एल प्लस बी अपन में 2 एल स्क्वायर। तो सोल्व कर लेंगे ना, नहीं करेंगे, एक एल तो एक एल से तो एक एल चला गया ना, ये हो जाएगा ऊपर में ए एल, अरे ऊपर में हो जाएगा ए एल, एक एल से एक एल चला जाएगा, देखो नीचे एक एल कॉमन होगी, ओके, नीचे एक एल कॉमन निकलेगी ना, एल कॉमन लोगे तो ऊपर से एक एल कट जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा स्क्वायर है तो ए एल हो जाएगा, प्लस ये क्यूब है तो बी एल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर 2 है ही, यहाँ पर 3 है ही, नीचे में क्या बच जाएगा, ए प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन में 2। अब इनको सॉल्व करना आपका काम है, आई होप आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और इनका आंसर आएगा, ऊपर में आएगा 3AL प्लस 2BL स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू प्लस B, ये B है, BL। इनको आप सॉल्व करेंगे ना तो यही आने वाली है, क्या, 3AL प्लस 2BL स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू 2A प्लस BL। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मेरा तो किया हुआ है, आप भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इस तरह के जब मास वेरी करते हैं ना तो उनका सेंटर ऑफ मास इस तरह से निकालते हैं। ये क्या हमने फाइंड किया, सेंटर ऑफ मास XCM। अच्छा, YCM कहाँ गया सर, YCM बॉडी देखो एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है तो YCM कहाँ से आएगी, YCM 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, इतना कॉमा 0 कॉमा 0, क्योंकि इनकी ना तो Y कोऑर्डिनेट होगी ना तो Z कोऑर्डिनेट होगी, क्योंकि ये तो केवल केवल एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, तो इनका Y कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, सॉरी Y कोऑर्डिनेट 0 और Z कोऑर्डिनेट भी 0, एक्स कोऑर्डिनेट ये जो निकल गया है, इसको सोल्व कर लेना आप प्लीज़। तो ठीक है, जब मास वेरी करती है तो उनको
उनका सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं। तो आज तो हम इतना ही तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, इसका आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। कल वापस से हम आएंगे और वापस से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, न्यूमेरिकल से भागिए नहीं, क्वेश्चन से भागिए नहीं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आपको क्वेश्चन आती है ना, पूरा बनती है, फिर भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बना बना कर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ऐसे बना, क्योंकि आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे ना, बना बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। और एग्ज़ाम में तो भाई कम समय में जितना तुम सही कर दो, स्पीड विथ एक्यूरेसी चाहिए ना। एग्ज़ाम में क्या होता है, स्पीड विथ एक्यूरेसी। वो कैसे आएगी, बोलने से नहीं आएगी, केवल आत्मविश्वास रख लेने से नहीं आएगी। भाई स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्रैक्टिस करने से आती है। आत्मविश्वास रखिए, बहुत अच्छी बात है, वो तो ज़रूरी है, बट प्रैक्टिस उस आत्मविश्वास को और सुदृढ़ बनाती है। क्वेश्चन से भाग नहीं सकते हैं आप। अच्छे से बोल रही है ना। देखो क्या इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का लोचा हो सकती है थोड़ी सी, बाकी कॉन्सेप्ट में तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं। और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यदि तुम थ्योरी समझी भी हो ना, नहीं भी थोड़ा समझोगे तो क्वेश्चन करोगे ना, तो तुम्हारी थ्योरी पूरी क्लियर हो जाएगी। समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है, और समझने में थोड़ा सा कमी भी आ गई होगी तो न्यूमेरिकल से वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल आसान आसान देख ना, जितना भी न्यूमेरिकल करेंगे ना, हम तो बस भाई मेरे तो दो ही सोर्स है, मेनली दो ही सोर्स है मेरा। एक तो SCB, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो जेई का भी हो सकता है, वो नीट का भी हो सकता है। ओके, तो एक तो SCB, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई और नीट। हमारा तो सोर्स यही है। तो क्वेश्चन आसान लग रही है आपको, लग रहा है कि आसान आसान क्वेश्चन, तो फिर तो वही जेई में ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं, फिर तो SCB में ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि हमारा तो सोर्स वही है भाई। मैं 99% तक क्वेश्चन वही से कराता हूँ, SCB और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे जेई का भी हो सकता है और नीट का भी हो सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आसान है तो वहाँ भी आसानी दिया हुआ है, क्योंकि मैं वही से क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा उसी में आसान दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन सारे आसान ही होते हैं, बस कंसेप्ट समझ करके प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आसान ही लगेंगे, नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बनने से पहले लग सकता था कितना हार्ड है, बनाने के बाद लग रहा है कितना ईजी है। ओके जी, तो ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में विथ सम न्यू क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।